जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए एनपीटीओ अकेडमी की तरफ से कक्षा लाई गई है जो बिल्कुल निःशुल्क होगी, जिसमें हम एक वीडियो कल देख रखे हैं। इसका यह हमारा दूसरा पार्ट है और संभवतः यह आखिरी भी होगा, जिसमें हमें फ्रांस की क्रांति में हमने देखा था कि यह कब हुई थी। 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी, इसको देखा था। और इससे पहले अमेरिका आज़ाद हो गया था, फिर इसकी आज़ादी हुई थी। अमेरिका की आज़ादी को हमने सुनिश्चित किया था कि 1776 से लेकर के 83 तक इन्होंने अपने लिए संविधान नामक चिड़िया का नाम दे दिया था, यानी संविधान बना दिया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फॉर्म कर दिया था। अब देखते हैं, अब आज हमें देखना है कि क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, यानी आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो क्रांति की शुरुआत, जो क्रांति की शुरुआत है हमें यहाँ से देखना है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। जिसमें कहता है कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। यानी यहाँ पे जो अगर मोनार्की की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, जो किंग था, ठीक है, जो किंग था यानी लुइस 16वां था, यह अगर चाहे तो टैक्स अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था, ठीक है। जो आम जनता थी उन पर यह टैक्स नहीं लगा सकता था। आगे देखिए फिर क्या कहता है। इसके लिए उसे ए स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा को बुलाने की जरूरत पड़ती थी। तो ए स्टेट्स की जरूरत पड़ती थी इनको टैक्स लगाने के लिए, यानी ए स्टेट प्रतिनिधित्व सभा को उनको बुलाना पड़ता था कि दोस्तों इस मंच पे आओ, आज पार्टी वार्टी होगी, फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। इस तरह से इनको प्रतिनिधित्व स्टेट्स को बुलानी पड़ती थी। क्यों? टैक्सेशन के लिए। जब 1789 की घटना है उस समय इन्होंने 3 बार बुला लिया टैक्स बढ़ाने के लिए। तो टैक्स बढ़ाने के लिए अब लोगों के पास पैसे ही नहीं, तो टैक्स कौन देगा भाई? मरो सला सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्या होता है। उसके बाद जिसमें कहा, उसके बाद कहा कि अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ी थी। ए स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था। सम्राट जो था उस लुई 16 यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में हुई थी। इसकी जो बैठक हुई थी इसको बाद में खत्म कर दिया गया था। 1664 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी और इस समय 3 बैठकें इसमें आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्तावित के अनुमोदन के लिए ए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। 5 मई 1789 इन्होंने एक बैठक बुलाई। किसकी बैठक बुलाई होगी? वही सभा के लोग थे, उनकी बैठक बुलाई होगी। और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। वर्साय यह एक बिल्डिंग थी, BUILDING, BUILDING। इस बिल्डिंग को खूब सजाया गया जैसे बारात आ रहा हो। फिर पहले और दूसरे ए स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। जो 3 स्टेट्स की बात कही थी जिसमें दोनों ने 300 प्रतिनिधित्व अपने भेजे और आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, जैसे 300 एन या 300 एन, इस तरह से बिठाए गए। उसके बाद ए स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि पीछे खड़े किए गए और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे और किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब पीजेंट्स, वुमेन्स और जो क्राफ्ट वगैरह जो बनाने वाले जो थे, इनके लिए उस सभा में वह अंदर नहीं आ सकते थे।
उसके बाद कहता है कि फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, यानी वोटिंग की बात कही कि जितने भी सभा में लोग थे उनके 300 पीछे खड़ा किए गए थे, जो 600 लोग थे, और फिर उनके पीछे जो उनके द्वारा जो वोटिंग की बात की गई, इलेक्शन की बात की गई, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। रूसो की एक पुस्तक थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या रूसो की बहुत फेमस बुक थी, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे देखिएगा, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधित्व विरोध जताने हुए सभा से बाहर निकल गए कि नहीं, मुझे अब इस सभा में नहीं रहना है। क्यों? कारण था कि जो मांग थी उन्होंने उस मांग को फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण से चलिए, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड ए स्टेट डिमांड दैट अ वोटिंग नाउ बी conducted by the assembly as the whole, where each members would have one vote। ठीक है, वही चीज है। आगे देखिएगा, कहता है तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। प्रवक्ता जो उसके बारे में वक्ता हो, वो इसी को प्रवक्ता बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी के बारे में अगर हम इतने लोग के तरफ से हैं तो उनका मान के चलो हम ऑडियंस का क्या होगा, प्रवक्ता हो गए। जो हम बक रहे हैं तो प्रवक्ता कौन, बकने वाला, यही बात है, सीधी बात है। ठीक है, और 20 जून को ये प्रतिनिधित्व वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप की नेशनल असेंबली, उन्होंने जो अंदर टेनिस कोर्ट में जो जमा हुए लोग, नेशनल असेंबली घोषित कर दी कि आई एम ए नेशनल असेंबली। टाउन हॉल का नाम सुने थे, अब आएगा फिर मुद्दा पर, देखते हैं। घोषित कर दिया और लिख देते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद घोषित कर दी और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। और उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था। दो लीडर थे, मिराबियो और आबे द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। मिराबियो एंड बीई है, BEAU। उसके बाद आबे द्वारा किया गया था। यह फ्रांस की क्रांति के बहुत मुख्य पात्र थे। उसी के बाद मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन मतलब एक इलीट फैमिली से यह रिलेशन रखने वाले थे, मतलब धनाढ़ व्यक्ति थे। आगे, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करना चाहते थे, यानी जो फ्यूडल सोसाइटी थी उसको यह चाहते थे कि खत्म हो जाए किसी भी तरह। फिर देखिएगा आगे, उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। प्रवक्ता के तौर पर बका, कहा कि आबे सीए मूलतः पादरी था। और आबे क्या था? आबे जो था, जो अब्बे एक पादरी था। ये आबे साहब एक पादरी थे, पादरी। और यह जो मिराबियो था, यह एक क्या था, कुलीन परिवार का था। कुलीन को इलीट बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में वहां पे इलीट बोलते हैं, इलीट क्लास। हमारे यहाँ रिच बोलते हैं ना, धनाढ़ को, लेकिन वहां पे इलीट बोलते हैं। या पॉलिटिकल साइंस वाले जब पढ़ते हैं तो ये सब नाम, रूसो हो गया, बेंथम हो गया, मैकियावेली हो गया, ये सारे नाम बहुत उनके लिए रटे रटाए होते हैं। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा ए स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचारक पुस्तिका का, यानी पैम्पलेट लिखी थी।
ठीक है, उनके द्वारा एक पैम्पलेट को प्रकाशन किया गया था। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां अगर बात करते हैं, जा देख लीजिएगा सम इम्पोर्टेंट डेट, जिसमें 1774, 1789, 1791 एंड 1792 टू 93। यह डेट जो है आपकी बुक में भी है छपी, ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। 1774 में आपने देखा कि बुर्बो वंश का, प्राचीन राजतंत्र में देखा था कि बुर्बो वंश का जो राजा था वह गद्दी पर बैठा था, और जब वो बैठा था तो ओकर जो खजाना था वो पूरा खाली था। उसने एनेज से शादी कर लिया, और शादी करने के बाद और वो 10,000 जो था 10,000 अरब, 10,000 के आसपास मुद्रा जो उसकी थी उसने कर्ज ले लिया। कुल मिलाकर के 12,000 उस फ्रांसीसी मुद्रा का उसने अपने ऊपर ही चढ़ा लिया। देखिएगा तो आगे देखिएगा, लुइस 16वां becomes king of France, faces empty treasury and growing discontent within society of the old regime, ठीक है, ओल्ड शासन। आगे देखिएगा 1789 ए स्टेट्स जनरल का आह्वान बुलाया गया, जिसमें तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है, और बास्तिल्य पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह हुआ, मतलब वहां लोगों ने क्या रिवोल्ट करना चालू कर दिया, किसके विरोध में, लुइस 16 के विरोध में। आगे देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद 1791 में घटना घटी, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट्स जिसको कहते हैं अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, आर्टिकल 12 to 35 में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसी को बेसिक राइट्स दिया गया, संविधान बनाया गया, और अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेम्ड टू लिमिटेड द पावर्स ऑफ अ किंग एंड द गारंटी बेसिस राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आगे देखिएगा, अब 1792 टू 1903 के बीच में क्या घटता है, इसमें हुआ फ्रांस गणराज्य बनता है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, गणराज्य बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, कहता है सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है, काट के लटका दिया जाता है। फिर आगे जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ और फ्रांस पर डिक्टेटरी का शासन स्थापित होता है, डिक्टेटरी का, और यह शासन आप देखते हैं शासन चलते रहता है, चलते रहता है। आगे जाकर के यह शासन फिर इसके खिलाफ 1848 के आसपास इस पे फिर चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उसके बाद फिर अब 1804 देखिएगा, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, और सम्राट बनने के बाद पूरा एकदम आबोताव कर देता है, पूरे फ्रांस को हिला करके रख देता है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए फिर विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है, और वाटरलू में 1815 में खूब इन्होंने खेल कूद लेता है। 1804 में जो बनता है, और 1804 के बाद 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू यहाँ पे उसकी हार होती है। उसके बाद इसको सेंट हेलेना द्वीप पर जीवन मतलब वो कारावास पर भेज दिया जाता है, जिसके कारण 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। चलिए, क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल्य पर धावा बोलकर उसे निस्तो नाबूद कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। आगे कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेल्चों से ग्रामीण किलो जिसको च्योत बोलते थे, च्योत है क्या है, CHATEAU वही बोलते हो, छोड़ दे, ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए, और उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। क्योंकि जो लगान कैसे होता था कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो लैंडलॉर्ड वगैरह, तो जब पैसे वगैरह देते थे तो उनके लिए उनका जैसे 10,000 किसी को मिले लिबड़े, तो 10,000 का 1 लाख उनको लिबड़े चुकाना पड़ जाता था, जिसको उन्होंने क्या किया कि पूरे विद्रोह करके उनको जला उड़ा दिया। आगे देखिएगा, 2 मुद्रा का हमने नाम बताया था, एक शो का बताया था और दूसरा लिबड़े का बताया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते हुए लुई 16 ने अंततः, जो लुई 16 था, हाँ, लुई 16 ने अंततः
नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और नेशनल असेंबली में जो टेनिस हॉल में जो लोग जमा हुए थे कि जब तक सम्राट हमारी बात को नहीं मानता यानी उसकी शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा तब तक हम यहीं पे कुटा गाड़ के रहेंगे। तो लोगों ने क्या करा कि संविधान की उसके बाद मान्यता लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान का अंकुश होगा, मतलब वो संविधान का मानने के लिए बाध्य होगा। कौन? लुई 16। फिर देखिए 4 अगस्त 1789 की घटना हुई। 4 अगस्त 1789 एक घटना घटी कि रात को असेंबली ने कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया असेंबली ने कि जो फ्यूडल सिस्टम है सामंतवाद का उसको उखाड़ फेंको। फिर पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। यानी जो आपने देखा था कि जो ताइद उनके द्वारा ली जाती थी उनको क्या किया गया, उन्होंने इसको छोड़ दिया, त्याग देने के लिए बाध्य किया गया। और धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। जो आपके रिलीजन के नाम पर जो टैक्सेस लगते थे उनको छोड़ देने की बात की गई, छोड़ दिया गया। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में 20 अरब लिब्रे आ गई। आगे देखिएगा, फिर फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया और फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। और देखिएगा 1789 की घटना हुई और 1789 के बाद 1791 में यहाँ पे एक संविधान द्वारा चलने वाली सरकार का गठन हो गया। ठीक है, संविधान द्वारा जो चल करके गवर्नमेंट चलाई जाती थी, रूल्स नियम चलाए जाते थे, उसके गठन की बात हो गई। फिर देखिए क्या कहता है उसके बाद। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के हाथों से संचालित किया जाना चाहिए था। इस चीज पे जोर देने लगा। उसी के बाद आप देखते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी की बात यह फ्रांस से ही आती है। और जिसमें जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इसके ऊपर। उसके बाद आप देखते हैं लिबर्टी में ऑफ दो एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के ऊपर बात की जाती है। यह सारे वहीं से लिए गए हैं। भाई बंधुत्ववाद की संकल्पना फ्रांस से भारत ने अपने यहाँ अपनाया है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद न्याय में विभाजन किया गया। चलिए आगे देखिएगा। ओनली मेन एबव 25 years of age who paid taxes equal to at the last 3 days of laborers base were give the status of active citizens, that is they were entitled to vote। जो 25 साल के लोग थे, कहता है 25 साल के लोग अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार मिला का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। हुआ, घटना घटी, संविधान बना, फिर कहा कि सुनो, सब तो मान लिए तुम्हारा, अब हमारा मानो। तो क्या माने भाई? मानो इस बात को कि आप 25 साल के होने चाहिए और पूरे वर्ष में तुम जितना 3 दिन कमाओगे, मतलब 3 दिन तुम्हारी देहाजरी होगी, उस देहाजरी का 3 दिन तुम सरकार को टैक्स दोगे, तब तुमको नागरिक सक्रिय एक्टिव पीपल माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी कल्पना। आगे, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ बेहुदा नागरिक, पुरुष, महिला नहीं, केवल पुरुष, ओनली मेन, नॉट फॉर फीमेल, मतलब मेल और फीमेल। तो फीमेल को यहाँ भी राइट्स अभी नहीं दिया है। आगे देखिए फिर क्या होता है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति, यानी जैसे आप जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 20-21 में अपने यहाँ बात की जाती है। उसके बाद अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 की बात की जाती है। स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है। आप देखते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 अभिव्यक्तियों की बात की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6
जैसे आर्टिकल 19 है जिसमें 6 को शामिल किया गया है, जिसमें आपको बोलने का अधिकार, इसी में मीडिया का भी अधिकार है, इसी में आप कहीं घूम भी सकते हैं। घूमिएगा 18 के बाद, पहले घूमिएगा तो मम्मी पापा तोड़ देंगे, बच्चों तो हम देख ही नहीं है। तो यह सारे अधिकार मिलता है आपके संविधान के द्वारा, लेकिन यह अधिकार आप दुरुपयोग में, ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे घूमिएगा तो चोर चोर कह के सब पीट देगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब बॉर्डर एरिया में जाके नहीं घूमिएगा, अब ऐसा नहीं कि कंटेनमेंट जोन है वहां जाके आप जैसे कोविड में घूम रहा था लोग, पुलिस तो रहा था, तो वैसा अधिकार नहीं। अधिकार का मतलब कि आपकी लाइफ भी सुरक्षित हो, तब वो अधिकार मान्यता होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार और इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के तहत भी यह क्या किया गया है, आपके लिए व्यवस्था की गई है। आप किसी का मर्डर करें या आप करें या इंग्लैंड वाला कोई आकर करे, सबको सजाए 302 के तहत, 302 आईपीसी की धारा होती है, उसके तहत सबको समान सजा दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है कि बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अरण्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे, और देखिएगा, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करेगा, लेकिन अगर कोई ज्यादा उद्दंडता करेगा तो उसके अधिकार को भी कंट्रोल किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि हमारा जीवन 2 तरह के, एक तो होता है एक जो संविधान द्वारा राइट्स मिलता है, और एक राइट्स होते हैं जो आपको नेचुरल मिला है। नेचुरल राइट्स में जैसे आपको सांस लेने से कोई नहीं रोकेगा, आपको जन्म लेने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसको भी रोका जाता है। उन सब चीजों पे जो रोक लगाई गई है उसके बारे में कहता है। ठीक है, आप देखिए फिर क्या कहता है, उसी चीज को कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ डिस्क्राइब, इसके बाद declarations of the rights of man and citizens rights such, अच्छा महिलाओं को सिटीजन भी नहीं माना गया तब, मैन एंड सिटीजन राइट्स, ठीक है सर्वोपरि, तो महिलाओं को सिटीजन भी नहीं माना गया फ्रांस में, तो दुर्व्यवहार किया गया ना जी। चलिए आगे देखिएगा, राइट्स सच एज द राइट्स ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके बाद वेयर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. यह स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के नेचुरल राइट्स को वह क्या करेगा, हिफाजत करेगा। ठीक है, यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी, जो प्रसा का राजा था, और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक यानी रिपब्लिक जो शासक थे वो भी क्या कर रहे थे, देखिएगा, जो शासक थे चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी कि हम सैनिक भेज देंगे। जो ये घटना हो रही है ना, जो संविधान बना, लोगों को अधिकार मिला, तो लोग बढ़ चढ़ करके जो भाग ले रहे हैं, तो सैनिक विद्रोह से और सैनिक के माध्यम से उसको रोक लगाने की बात की गई। आगे देखिएगा, उसके बाद लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर प्रस्ताव पारित कर दिया। नेशनल असेंबली ने 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रसा, ठीक है, प्रसा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया, जो प्रसा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। आगे देखिएगा, उसके बाद प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी, यानी स्वयंसेवी जिसको एनजीओ हम लोग कहते हैं ना, एनजीओ स्वयं सेवी सेनाओं में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं
एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया कि यह यूरोप के जो राजा है, मोनार्की सिस्टम है, और जो पीपल है उनके लिए इसने लेने का, जो कुलीन वर्ग थे उनके लिए लेने का काम करा कि इसमें हमें भाग लेना होगा। और इसी पर देखते हैं कि एक फिगर आपके इस बुक में भी बनाई गई है, जो औरतें तावा वगैरह लेकर के लड़ने के लिए चली जाती है, चकला बेलना नहीं वो नहीं है, दूसरा है और पीछे चकला बेलना लेकर के चली जाती है लड़ने के लिए। यह दिखाता है कि यह किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के इस युद्ध में भाग लिया, और उसके बाद उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइल रॉजेट दी लाइल, ठीक है, द्वारा रचित मार्सिले भी था। और यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच मतलब मार्च जो किया करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो इससे एक चीज पता चलता है, जो मार्सिलेज है वह फ्रांस का राष्ट्रगान है, लेज है, यह फ्रांस का राष्ट्रगान है और इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। गॉट इट एवरीवन? ओके, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद कुछ और है। 1791 में संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, वोटिंग राइट प्राप्त थे। आगे चलते हैं, इसी चीज को कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव अ पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकेब के नाम पर पड़ा था, और अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था, यानी पॉलिटिकल हब बन गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। महिलाओं द्वारा भी कुछ क्लब के भी गठन किए गए थे। women too who had been active throughout this period from their own clubs, ठीक है। आगे देखिएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से आते थे, और इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, उसके बाद घड़ीसाज, उसके बाद छुपाई करने वाले और नौकर व बिहार मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर के नाम से अब प्रसिद्ध है। यह लीडर था जो उन गरीब लोगों का, जो जैसे पीजेंट वर्ग हो गए या जो कामगार हो गए, उनके जो हेल्प के लिए या जो संगठन बने थे उसके यह थे। आगे, इसलिए जैकोबिन को सौ कुलाब के नाम से भी जाना जाता है और जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी। इसी समय लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं की ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। मतलब महिला जो वुमेन हुआ करती थी वह लाल रंग की टोपी नहीं पहन सकते थे, केवल पुरुष ही पहन सकते थे, ठीक है। आगे कहा सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला, और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा गया, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का हुक्म दिया, प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो अथवा संपत्ति नहीं हो, को वोटिंग राइट्स दिया गया। 25 से घटा करके
21 साल कर दिया गया। 1792 में यह घटना घट जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद उसी चीज को कहा कि लेटर द असेंबली वोट इन पर्सन द रॉयल फैमिली इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन all men of 20 years old above regarding of wealth got the right to vote। ठीक है, आगे देखिए ना, कहता है नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1992 को इसमें राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया। या 21 सितंबर 1792 या जो फ्रांस था, फ्रांस रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनता है, या फ्रांस रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनता है 21 सितंबर 1792 में। ठीक है, आगे देखिएगा। The newly elected assembly was called conventions on 21st September 1792 is abolished in monarchy and declared France a republic। ठीक है, आगे लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। इनके नेचुरल अधिकार को भी खंडित कर दिया गया। जो नेचुरल अधिकार इनको मिला था ना ब्रीदिंग का, वो छीन लिया गया। और 21 जनवरी 1793 को 21 जैन 1793 को इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और प्लेसडी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट को भी वही हत्या किया गया। जो आते ही 10,000 लिबरे का जो कर्ज थोपा दिए थे पति पर, उनको भी सजा में फांसी दे दी गई। ठीक है, ब्याह किया था सुखचैन को, उसमें उपजा द्वंद्व मंगनी रात के बाग में लटक गया सकल। तो ब्याह तो सुख के लिए किए थे ना, ऑस्ट्रिया की थी ना रानी एंटोनेट। तो एंटोनेट पहले तो 2 करोड़ लिबरे वाला हाल था, आते ही हो गया बाढ़ और निकल ली पति के बाद भी बेचारी सारी फूल देख के। देखिए फिर क्या हुआ, कहता है 3.1 में आतंक राज द रेन ऑफ टेरर, जिसमें कहा सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। और रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी जी की तरह, जैसे अपने यहाँ भी इमरजेंसी हुआ था तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे सबको ठेल दी इंदिरा गांधी ने, सबको जेल में ठेल दिया। सब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जो थे सबको ठेल दिया गया। उस समय 21 महीने की इमरजेंसी भारत में भी रही थी, तो ये भी वही किया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। आगे यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर, या गिलोटीन शब्द बहुत फेमस है, गिलोटीन, ठीक है, क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर, और दोषी पाता तो गिलोटीन पर उनको क्या किया, गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। और गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते और लटकने वाली मशीन पर, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। जैसे बकरा का हलाल नहीं करते हैं, और बकरा को धरते हैं ना ऐसे जी, वो लकड़ी वाला जो ऐसे बनल आता है में बलि देते हैं, तो घेट फंसाते हैं ना, ऊपर से जो मारते हैं, वैसे ही गिलोटीन होता था। 2 आड़ों के बीच में रखकर 2 खंभा में लगा होता था, उसको काट दिया जाता था। इसे बाहुबली नहीं देखे हैं?
बाहुबली छोड़ दीजिए, बाहुबली को इसलिए छोड़ दीजिए कि एक और अभी ऑस्कर के लिए जो गाना को नाचो नाचो जो किया गया है, वो फिल्म का नाम याद है? RRR। हाँ, RRR। ये जो RRR है ना, दीपिका जी बनाएंगे XXX। दीपिका जी का मूवी होता है XXX। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, वो मोटका जो है काला बहुत फीस लेता है वो। और इनका देखिए, हमारे साउथ वाले लुंगी गमछा में फिल्म बनाएंगे, ये लोग मोशो मुंडन करवा रहे। देखिए देखिए यहाँ पे तो इनके गाना को नाचो 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 को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, और राजा मौली की ये मूवी है। और कहने का सेंस है कि अभी हम जो पॉइंट पर थे हम भूल गए। पॉइंट क्या था? पॉइंट हमारा था कि जो इसी में और जो छोटका NTR है ना, अब याद आ गया, छोटका NTR जो है उसके गर्दनवा को ऐसे रख करके जो मारने के लिए नहीं आता है, जो इसको लोग बचा लेते हैं, पूरा जनसभा घेर ले रहता है, इसी में है। जो वो तो सैनिक में रहता है उधर से अंग्रेज की तरफ से, यही बेचारा अच्छी रहता है। तो उस समय वाला गिलोटीन उसी को जो दोनों के बीच में ऊपर से जो काटल जाता, तो एक आड़ा के तौर पर उसको काटने का काम किया जाता था, यही कहने का सेंस था। देखिए, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। ये देखिए, समता रोटी होता था, इतना पर हमने देखा यहाँ पे सभी लोगों को समता रोटी खानी पड़ती थी। समता रोटी मतलब जो गेहूं होती थी ना, उसी को सान करके तवा पर बना दिया जाता था। पता नहीं तवा था कि क्या था, भट्टी का। आगे देखिएगा, कहता है समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया और बोलचाल और संबोधन में सभी में भी बराबर का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, यानी कोशिश की गई। और परंपरागत मॉन्सियूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदय, ये शब्द देखिएगा क्योंकि सब वहां जो है पूछा जा सकता है। मॉन्सियूर जिसको महाशय लिखते हैं ना, महाशय सभी ने निवेदन दिया है कि जो भी हो। मदाम, उसके बाद मदाम जिसको महोदया मैडम को कहा जाता था, मैडम जी को। आगे देखिएगा, एवं के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं का सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोशियन नागरिका कहा जाने लगा। ये दोनों नाम के जगह पर नया नाम बदलकर अगर हम बात करते हैं, फ्रांसीसी पुरुषों को एवं महिलाओं को सितोयेन, यह पुरुष के लिए था, और यह मदाम के जगह पर, इनके जगह पर क्या किया गया? इनके जगह पर सितोयिन या नागरिकाय, इनको नागरिक कहते थे, इनको नागरिक कहते थे, इनको नागरिक और इनको कहते थे नागरिका। ठीक है, एक को नागरिक और एक को नागरिका कहते थे। देखिएगा, नाम से संबोधित किया जाने लगा और चर्चों को बंद कर दिया गया। चर्चों मतलब वाद विवाद नहीं, चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। बैरक जिसमें लोग जो नहीं बैरक की तरह इसे सोते होते थे, उस तरह से इसको बना दिया गया। आगे देखिएगा, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड, लीफ मोड ऑफ होल व्हीट। Equality was also sought to be practiced उसके बाद forms of speech and address insist of the traditional monsieurs यानी सर, जिसको बोलने जाने लगे, फिर लिख लो भाई। इसको आपने देखा था, मोन्सियोर जिसको हम लोग सर बोलते थे, और नीचे वाले को मैडम जिसको मैडम बोलते थे,
All French men all were the henceforth साइटोइन एंड साइटोएन। जी हम देखते हैं इसको साइटोएन और यह जो थे इसको क्या कहा जाने लगा, साइटोएनेन, डबल एन ई एन, साइटोएन कहा जाने लगा, जिसका मतलब सिटीजन, इसका मतलब साइटोएन और इसका मतलब सिटीजन। चर्चेस वर साउट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कवर्ड इनटू ब्रैकेट्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, आगे देखिएगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, गर्दन सर धड़ से अलग करवा दिया गया बेहुदा का, रॉबेस्पियर का। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद सोर्स डी, स्रोत घ, वही है स्वतंत्रता। लिबर्टी क्या है, जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी क्या है, कहता है कि दो परस्पर विरोधी विचार है, दो परस्पर विरोध करने वाले आपस में एक विचार है, जिसमें कहता है कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है, गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है और यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। यही उसका डिफिनीशन है स्वतंत्रता का। देखिए ना, कहता है व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी टू conflicting view. Some people believe that liberty is like a children which need to go through a phase being disciplined before it attains maturity. Quite the opposite. Liberty is happiness, reasons, equality, justice. It is the declaration of rights. You want to like to finish off your enemies by guillotining them. Has anyone heard the something more senseless? Would it be possible to bring a single person of the scaffold without making them more enemies among his relations and friends? ठीक है, आगे देखिए। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने किसकी स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। हाँ, वेरी गुड। रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मोनीते यूनिवर्सल अखबार में छपा, जो ल मोनीते यूनिवर्सल अखबार में छपा। आगे चलकर देखिएगा। फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी जो गठन किया गया था, आपने देखा था टेनिस हॉल में जो बनाया, उस समय उसके डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के विरुद्ध में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुता प्रेरक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों की भी प्रेरित किया, जो आंदोलन थे उनको भी प्रेरित करने का काम किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तीसरे ए स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी और वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास
पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे और केवल कुलीन की लड़कियों अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियों की कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दी जाती थी, बाल विवाह। आगे देखिएगा, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिला क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। ठीक है, कहा इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs come up in different French cities. The societies of a revolutionary and republicans women was the most famous of them. चलिए, the society of a revolutionary and republic women, जिसमें कहा सबसे मशहूर क्लब था और उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जाए, जिसका नाम था वोटिंग राइट्स। ठीक है, आगे देखिए ना, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्होंने निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिलाया गया और महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। आगे देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य बना दी गई। मताधिकारों और समान वेतन के लिए महिलाओं के आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा और मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। 1946 में जो वुमेन थी उनको भी वोटिंग राइट्स फ्रांस द्वारा दिया गया। फाइनली अब इनको अधिकार दिलवा दिया हम लोग। ठीक है, अब रुकिए, थोड़ा और अधिकार का कुछ सदुपयोग भी होना चाहिए। देखिए, उसके बाद फ्लोचौ में क्रांतिकारी महिलाएं ओलंपिक वे गूंज यानी 1748 टू 1793 का जीवन। ओलंप दे गूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। आगे देखिएगा, दास प्रथा और उन्मूलन, द एबॉलिश ऑफ स्लेवरी, इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन जो क्लब थी उसमें से स्लेवरी सिस्टम में जो स्लेव बनाया जाता था, मजदूर बनाया, दास बना करके बांध करके उनके पैरों में जंजीर लगा करके रखा जाता था, उनमें एक थी। और कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, उसके बाद गॉडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था। सारी बात हो गई, घटना घट गई। आगे देखिए, चलो देखते हैं अब हम, जिसमें कहता है उसी में कहा 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, जो नेपोलियन था। और आप देखते हैं नेपोलियन के समय बाट वगैरह जो जानते हैं ना, जो मेजरमेंट प्रणाली नेपोलियन के समय ही सही तरीके से एक, उससे पहले नेपोलियन के आने से पहले जो नेपोलियन के पहले यह जो बाट प्रणाली थी उसके आने से पहले यह तकरीबन आप देखते हैं कि किलोमीटर पर बदलता था। कहीं 1 मीटर कपड़े को नापने के लिए 15
कहीं 20, ऐसे करके उनके मेजरमेंट फीते हुआ करते थे। जो इसके आने के बाद इसमें सुधार हुआ। किलो व्यवस्था जो हम देखते हैं आज, जो वजन करते हैं, यह सब इसी की देन है, इसी के समय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने अधिक आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो, जो अफ्रीका से निग्रो आज हम लोग कहते हैं, निग्रो, हाँ, अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में होता है। जो स्लेवरी सिस्टम होती है उसमें 1848 में आप देखते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश की जाती है फाइनली जाकर के, ठीक है। अब देखते हैं, कहा 10 years later नेपोलियंस रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। उसके बाद प्लांटेशंस owners understood their freedom as including the rights to enslave African Negro in pursuits of their economics interests। आगे देखिएगा, फिर कहता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें क्या होता है? इसमें कहता है कि सन 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का काम किया। The years following 1789 in France, so many such changes in the lives of men and women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law and would translate the ideals of liberty and equality into every practice। ठीक है। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। नाउ द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स proclaimed freedom to speech and expression to be natural rights। नैसर्गिक यानी नेचुरल राइट्स को घोषित कर दिया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोप विदेशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में। तो नेपोलियन की एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पे रही कि उन्होंने अपने राज्य में नेपोटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिनके कारण से और वहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन नेपोलियन के राज में पनपे। ठीक है। नेपोलियन कोड भी 1804 में आया। आगे देखते हैं। In 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members then of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. आधुनिकीकरण किसका? यूरोप का। आगे देखिए, कहा उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम पर आधारित नाप तौल की एक सामान्य प्रणाली चलाई। आगे देखिए, पर जल्द ही उसको सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे जो नेपोलियन के सेना थे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। वाटरलू जगह है, वहाँ पे हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को
फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। मरा नहीं नेपोलियन, बाद में सामने आया। देखिए, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचार से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण आपको भारत में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो नेपोलियन था उसने अच्छे काम भी किए, हम केवल बुरे कामों से उसकी प्रशंसा या उसके अवगुण को नहीं गिना सकते हैं। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को एक करने का भी काम किया और उसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का भी काम नेपोलियन द्वारा किया गया। चलिए, तो हमारी यह कक्षा समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।